नमस्कार, फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए शुरुआत करते हैं रीट व पीएसआई लेवल की हिंदी। और इसमें अपनी चल रही थी बेसिक क्लास, और बेसिक क्लास में अपन पढ़ रहे थे वर्ण विचार को। तो देखिए आगे बढ़ाते हैं वर्ण विचार टॉपिक को। वर्ण विचार, और वर्ण विचार में अपनों ने स्वरों का परिचय पढ़ लिया था, और अपनी जो क्लास चल रही थी वो व्यंजन से संबंधित चल रही थी। व्यंजन में अपनों ने सामान्य वर्गीकरण पढ़ा, और सामान्य वर्गीकरण के बाद अपन कुछ विशिष्ट तथ्यों की जानकारी है वो यहाँ पर प्राप्त कर रहे थे। विशिष्ट तथ्यों में अपनों ने सबसे पहले तो पढ़ा संयुक्त व्यंजनों को, और संयुक्त व्यंजनों के साथ साथ अपनों ने ये चीज देखी थी कि कौन कौन से ऐसे व्यंजन है जो संयुक्त माने जाते हैं, जो कि 4 थे। और इसके अलावा इन 4 वर्णों के अलावा जितने भी व्यंजन अपन जोड़ के लिख रहे हैं, जिनमें 2 का सहयोग कर रहे हैं या दोनों को संयुक्त कर रहे हैं, उन सभी को अलग अलग करके यदि लिखेंगे तो ही आप शुद्ध लेखन कार्य कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे एक विशिष्ट तथ्य के बारे में जानते हैं। आपको हिंदी में आगत ध्वनियां नाम से शब्द मिलेगा। क्या है वो? देखिए आगत ध्वनियों को विदेशी ध्वनियां भी कहते हैं, और इनको कुछ किताबें, कुछ हमारे जो हिंदी के व्याख्याता गण हैं वो इनको मेहमान व्यंजन भी कहते हैं। अब इनको आगत, मेहमान, विदेशी क्यों कहा जाता है? सामान्यतः इनको आगत नाम से ही अपन हिंदी में पढ़ेंगे। कुछ लोग विदेशी कह देते हैं, कुछ लोग मेहमान भी कह देते हैं। है क्या? देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आगत का मतलब आई हुई ध्वनियां। अब आई हुई कहां से? अन्य भाषा से। और किस में आई? हिंदी में आई। अब अन्य भाषा से हिंदी में आई, इसलिए इन्हें आगत ध्वनियां कहा जाता है। अब अन्य किस भाषा से आई? तो देखिए सामान्यतः फारसी भाषा से आई थी, लेकिन फारसी के नजदीक ही अरबी मानी जाती है, तो सामान्यतः यूं बोल दिया जाता है कि अरबी भाषा से आई। परंतु यदि इन दोनों में भी अपन बात करें तो फारसी भाषा से ये ध्वनियां ली गई है। हिंदी में कैसे आई? देखिए सामान्यतः फर्क इस बात का पड़ता है कि अपन कहीं भी जाते हैं और कोई हमारे पास आता है तो भाषा संबंधी मेल होता है, और सामान्यतः यूं भी होता है कि अपने पास यदि कोई अन्य भाषा बोलने वाला आता है तो अपन उससे कुछ लेते हैं तो उसको कुछ देते भी हैं, यानी शब्दों का आदान प्रदान सामान्यतः होता रहता है। तो इस प्रकार से हमारे भारत के इतिहास में एक बार मुगल भारत में आए थे, और वो जाहिर सी बात है अपनी भाषा फारसी लेकर आए थे। ठीक है। अब मुगलों का प्रभाव बहुत अधिक रहा था, यहां तक कि अकबर, बाबर, जिनका नाम तो आज भी अपन जानते हैं, किताबों में पढ़ते भी हैं। यानी इतिहास में एक पन्ना ऐसा भी है जो मुगल इतिहास से संबंधित है। अब जब ये भारत में आए तो इनका प्रभुत्व बहुत अधिक था, और सामान्यतः अपन अपने से कम वाले को फिर भी इग्नोर कर देते हैं, परंतु जो प्रभावशाली होता है उससे हम जुड़ना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है फारसी ने हमें प्रभावित किया, और फारसी की जो ध्वनि है एक कौन सी, जिसे नुक्ला भी कहा जाता है, नुक्ता भी कहा जाता है, ये ध्वनि अपनों ने हिंदी में ग्रहण कर ली। फारसी की एक ध्वनि नुक्ता या नुक्ला, जिसे हिंदी में ग्रहण किया गया। देखिए जब ये नुक्ला हिंदी में आया था तो उस समय लगभग सभी वर्णों के साथ इसका प्रयोग होने लगा था। सभी वर्णों के साथ इसका प्रयोग शुरू हो गया था, होने लगा था। लेकिन मुगल जैसे ही भारत आजाद हुआ और भारत का अपना संविधान बना, तो उस समय यूं हुआ कि लगभग इन ध्वनियों को है वो प्रायः समाप्त कर दिया गया या हटा दिया गया। परंतु ये नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर लगभग कहा है, सभी ध्वनियां समाप्त नहीं हुई थी। तो कुछ ध्वनियां ऐसी है जो आज भी अर्थ परिवर्तन के कारण या अर्थ निर्धारण के कारण
हिंदी में प्रचलन में है वो कौन कौन सी है? सामान्यतः वर्तमान में 5 ध्वनियां है वो यहाँ पर विद्यमान है, और उनमें से कौन कौन सी है? क, देखिए नुक्ता या नुक्ला इस बिंदु को बोला जाता है। क, ख, ग, घ, सॉरी क, ख, ग, ज और फ। इन 5 व्यंजन वर्णों के साथ इन ध्वनियों का प्रचलन वर्तमान में भी है। आज हिंदी में आप इन 5 के साथ ही नुक्ला या नुक्ता लगा हुआ देखेंगे। यहां पर मैं एक चीज और बता देती हूं। देखिए हिंदी के एक विद्वान थे जिनका नाम था शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये जो सितारे हिंद कवि हैं ये भाषा विभाग के निदेशक बने थे। लगभग 1913 का समय आता है कि ये भाषा विभाग के अध्यक्ष बने थे, और जब ये अध्यक्ष बने थे तो उस समय इन्होंने हिंदी वर्णों में नुक्ला लगाने की सिफारिश भी की थी। तो इसलिए ये तथ्य भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अपन किसको पढ़ रहे हैं? अपन आगत ध्वनियों को पढ़ रहे हैं। आगत ध्वनि किस रूप में प्रयुक्त होती है? नुक्ला या नुक्ता के रूप में प्रयुक्त होती है, और वर्तमान में 5 वर्णों के साथ नुक्ता हिंदी में लगाया जाता है। अन्य लगभग समाप्त हो चुके हैं। देखिए यहां पर मैंने आपको बता दिया 5, और मान लो अभी आगे आप रीट दे रहे हो या आप पीएसआई की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पटवार की दे रहे हो, आपसे यूं पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो फारसी ध्वनियां है वो हिंदी में कितने वर्णों के साथ प्रचलन में है, और 1% ये मान लो कि 5 विकल्प ही नहीं है। विकल्प कुछ इस प्रकार से 1, 2, 3 और 4। तो इन विकल्पों में आप किसका चयन करेंगे? इन विकल्पों में आप इसका चयन करेंगे। क्यों चयन करेंगे? इसलिए क्योंकि वर्तमान में जो एनसीईआरटी की किताबें चल रही है उनमें 3 ही ध्वनियों में और नुक्ला का प्रयोग किया जा रहा है, और 3 ही ध्वनियां मानी जा रही है। कौन कौन सी मानी जा रही है? एक तो ख, एक ज और एक फ। यानी एनसीईआरटी की किताब सिर्फ 3 को ही मानती है। तो यहां पर वर्तमान के संदर्भ में यदि अपन देखें तो इसमें 2 सही आंसर माने जाएंगे। यदि 5 विकल्प में है तब तो 5 आएगा, और यदि 5 विकल्प में नहीं है तो अपन है वो 3 सही उत्तर मानेंगे। ये किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है? मैंने आपको यहां पर यह बताया था कि अर्थ भेद हेतु इन ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। अब अर्थ भेद किस प्रकार से होता है, किस में होता है, आइए जानते हैं। देखिए आपके सामने एक शब्द है, आपके सामने एक शब्द है फन। फन फन सामान्यतः सांप के खुले मुंह को कहते हैं। सांप का खुला हुआ मुंह, ठीक है। परंतु यहां पर मैंने फै के साथ और नुक्ता लगा दिया। अब इसका अर्थ हो जाएगा कला। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आपने किसी भी व्यक्ति को ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि वह तो हर फन मौला है। हर फन मौला है अर्थात हर कला में निपुण है। तो इस प्रकार से फन का शाब्दिक अर्थ यहां पर नुक्ता लगते ही परिवर्तित हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? अर्थ भेद हो जाएगा, अर्थ में भेद आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो उच्चारण में क्या अंतर होगा? देखिए उच्चारण में हल्का सा अंतर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ फन बोला जाता है, जबकि ये फन बोला जाएगा, यानी थोड़ा सा घर्षण होगा। और इसीलिए इनको है वो संघर्षी ध्वनियों में, जब अपन जैसे श श श का उच्चारण करते हैं ना, अभी अपन व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर, तब अपन पढ़ेंगे संघर्षी वर्णों को। तो संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं? स स स वाले होते हैं। तो जिस प्रकार से अपन श श श में बोलते हैं, उनका उच्चारण करते हैं तो हल्का सा घर्षण होता है, उसी प्रकार सा का घर्षण या उसी प्रकार का दबाव इसमें लगता है, इसलिए इनको भी संघर्षी ध्वनियां कहा जाता है।
आगे देखते हैं, एक शब्द आपके सामने है खाना। अब खाना खा लिया क्या, यानी अपन किसके अर्थ में ले जाते हैं, भोजन के अर्थ में। अब यहां पर मैंने नुक्ता लगा दिया, खाना। अब इस पे दबाव लगेगा तो उस खाने में क्या है, उस खाने में क्या है, मतलब उस डिब्बे में, डिब्बा कह सकते हैं या रिक्त स्थान, जो भी खाली पड़ा स्थान हो तो उसमें अपन यूं पूछ लेते हैं कि यह है खाना किसके लिए है। तो इस प्रकार से डिब्बा या रिक्त स्थान है वो इसके संदर्भ में आ जाता है। तो नुक्ता के लगते ही और क्या हुआ, अर्थ भेद हुआ, अर्थ में परिवर्तन आया। ठीक है, तो इस प्रकार से नुक्ता के प्रयोग से अर्थ परिवर्तित हो जाता है और इस नुक्ता को किस में शामिल किया जाता है, आगत ध्वनियों में, आगत वर्णों में शामिल किया जाता है। आइए अब अपन आते हैं व्यंजनों के मानक वर्गीकरण पर। जो व्यंजन ध्वनियों का है, व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण अब अपन शुरू करते हैं। देखिए, व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण अपन किस रूप में और किस प्रकार से करते हैं। सामान्यतः व्यंजन वर्णों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। कौन कौन से, एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, और दूसरा प्रयत्न विधि के आधार पर। अब यहां पर मैं एक चीज और क्लियर करती हूं। देखिए, अपन जो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं उसमें अपन पढ़ेंगे, इन दोनों ही वर्गीकरणों को सामान्यतः अपन पढ़ेंगे, परंतु इन दोनों को करवाने से, पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूं जो आपको सामान्यतः आगे काम आएगा। यहीं पर अपन क्लियर कर लेते हैं। अभी अपनों ने बात की थी नुक्ला की या नुक्ता की, जो क्या था, एक छोटा सा बिंदु था, एक छोटा सा बिंदु था। तो बिंदु हमारे पास हिंदी में कितने हैं और कौन कौन से हैं। एक बिंदु तो ऐसा है जो अपन वर्ण के ऊपर लगाते हैं, एक बिंदु ऐसा भी होता है जो अपन वर्ण के आगे लगाते हैं, एक बिंदु ऐसा भी होता है जो अपन वर्ण के नीचे लगाते हैं, और एक ऐसा भी होता है जो अपन पहले लगाते हैं। क्या अंतर है, कौन कौन से होंगे, क्या क्या कहलाएंगे। देखिए, ये मैं आपको विस्तार से पढ़ा चुकी हूं। अनुस्वार होता है और अनुस्वार को पंचम वर्णों के रूप में या पंचम वर्णों को रूप देकर ही प्रयुक्त किया जाता है, और इसका विस्तृत विवेचन अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं इस बिंदु की। इस बिंदु को पंचम वर्ण कहते हैं, पंचम वर्णों का बिंदु कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पांचवें वर्ण के साथ है प्रयुक्त होता है, पांचवें वर्ण के साथ ये प्रयुक्त होता है। और पांचवें कौन से वर्ण के साथ, मात्र एक वर्ण के साथ ये प्रयुक्त होता है। और कौन से वर्ण के साथ प्रयुक्त होता है, क वर्ग के पांचवें वर्ण अंग के साथ। अब इसको प्रयुक्त कैसे किया जाता है, एक शब्द यहां पर मैं आपको बता देती हूं। एक शब्द है वाङ्मय, वाङ्मय। अब वाङ्मय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वाङ्मय का शाब्दिक अर्थ होता है साहित्य, और यहां पर अपनों ने इसका शुद्ध उच्चारण देखा है, वाङ्मय यानी क वर्ग का। हाँ, यहां पर एक रुचिकर बात और बताती हूँ आपको। रुचिकर बात यह है कि सामान्यतः अपन पढ़ते हैं, बोलने में भी यूं कहते हैं, बच्चा क्या पढ़ रहा है, क ख ग घ ड़, और अपन क्या बोलते हैं, क वर्ग का पांचवा वर्ण अड़ बोलते हैं, जबकि ये अड़ नहीं होता, ये क्या होता है, अंग होता है। अब पंचम वर्ण या जो हमारे पास जो पांच वर्ण है, अभी अपनों ने पढ़ा था पांच वर्ण यानी पांचों वर्गों के पांचवें वर्ण। अब पांचों वर्गों में क वर्ग का तो अंग हो गया, ठीक है, च वर्ग का इया हो गया, ट वर्ग का अण हो गया, त वर्ग का न हो गया, और प वर्ग का
मैं हो गया। ये 5 हमारे पास 5वें वर्ण है, ठीक है, 5वें वर्ण है। और इन 5वें वर्णों को अपन नासिक वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नासिका की सहायता से इनका उच्चारण है वो होता है। देखिए, अब इसको एक बार मैं परिवर्तित करती हूं। जो अपन सामान्यतः बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं? अड़े। इन 5वें वर्णों की शर्त क्या है? नाक से बोला जाएगा। मैं, ने, णे, ञे। अब इस अड़े को आप मुझे नाक से बोलकर दिखाओ। ये समझने वाली बात है। सामान्यतः अपन इसमें 5वें वर्ण के रूप में अड़े को लिख देते हैं, परंतु अड़े को 5 नासिका से बोलकर तो बताओ। अब नासिका से बोला ही नहीं जा सकता तो अपन इसको 5वें स्थान पर रख कैसे देते हैं? तो इस प्रकार से अपन इस पूरी हिंदी को समझकर पढ़ेंगे। तो यहां पर जो वर्ण आएगा वो अंग आएगा। अब अंग को बोलो, नाक से बोला जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अड़े न होकर और अंग है। जैसे कि मैंने आपको शब्द बताया वांग में, वांग में इसका शुद्ध उच्चारण है वो हो रहा है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये जो बिंदु है ये कौन सा बिंदु कहलाता है? उत्क्षिप्त बिंदु कहलाता है या उत्क्षिप्त वर्ण कहलाता है। और ये जो पहले लगता है इसको अपन नुक्ला या नुक्ता कहते हैं। और जिसकी सिफारिश किसने की थी? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने की थी। इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। उत्क्षिप्त वर्णों के बारे में मैं आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? नुक्ता में तो 5 ध्वनियां मैंने बता दी, क ख ग, और ये वर्ण के पहले लगती है, ऐसे लगती है। उत्क्षिप्त में मैंने आपको बता दिया ये बिल्कुल नीचे लगता है, और मैंने आपको बताया बिल्कुल नीचे। और आगे कौन सा लगता है? ये अंग लगता है, ठीक है। अनुस्वार का अपनों ने देख लिया, और अनुस्वार के साथ अपनों ने अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर भी बहुत अच्छे से देखा था। उम्मीद करती हूँ यहाँ पर इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में अपन व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।